हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी टी 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिएगा, समान आयतन तथा द्रव्यमान के दो बर्तन एच गहराई, ठीक है, एच गहराई तक जल में डुबाई जाते हैं। बर्तन ए की तली से जल अंदर प्रवेश करता है। यदि ए और बी को डुबाने में किए गए कार्य डब्ल्यू ए और डब्ल्यू बी है तो निम्न में कौन सा सही है। तो यहाँ पे देखिए, तो समान आयतन तथा द्रव्यमान के दो बर्तन एच जो है गहराई तक जल में डुबाए जाते हैं। बर्तन ए की तली से जल अंदर प्रवेश करता है। यदि ए और बी को डुबाने में किए गए कार्य डब्ल्यू ए और डब्ल्यू बी हो तो ठीक है, तो क्या होगा। तो डब्ल्यू ए जो है ये लेस देन होगा डब्ल्यू बी के। ठीक है, क्या होगा। तो डब्ल्यू ए जो है लेस देन होगा डब्ल्यू बी के। बर्तन ए में जल के प्रवेश करने पर उनका भार जो है बढ़ता जाएगा। ठीक है, फलतः बर्तन ए को डुबाने में भार डब्ल्यू ए का परिमाण, ठीक है, परिमाण डब्ल्यू बी की तुलना में अधिक होगा। जल के भीतर समान गहराई पर दाब सभी बिंदुओं पर समान होता है। भार बराबर क्या होता है। भार बराबर होता है डब्ल्यू बराबर एम जी, यानी द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण भार बराबर। ठीक है, तो भार वह बल है जिसमें किसी वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींचती है। यदि किसी वस्तु को द्रव में डुबोया जाता है तो लंबवत एक बल कार्य करता है जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं। उत्प्लावन बल वस्तु के भार को घटा देता है। यही कारण है कि जल में वस्तु के डुबोने पर वह हल्का महसूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु संख्या 24 वाले तत्व का स्थान आवर्त सारणी के किस समूह में होगा। तो 32 का होगा सी ऑप्शन। ठीक है, तो देखिए परमाणु संख्या 24 वाला तत्व वर्ग जो है 6 में है। ठीक है, अब सी आर डी ब्लॉक के तत्व है। ठीक है, सी आर, ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्रोमियम जो है डी ब्लॉक के तत्व है। क्रोमियम 24 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। डी ब्लॉक के तत्वों में अंतिम दो उपकक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या वर्ग की संख्या होती है। ठीक है, यह चौथे आवर्त एवं छठे वर्ग का तत्व है। क्रोमियम अफबाह एवं जो है बोरबरी के नियमों का पालन नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी वस्तु को लेंस से 2f की दूरी पर रखा जाता है और तो उत्तल लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन m को खाली स्थान द्वारा दर्शाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, तो जब किसी वस्तु को लेंस से 2f की दूरी पर रखा जाता है तो उत्तल लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन को m बराबर -1, ठीक है, m बराबर -1 द्वारा जो है दर्शाया जाता है। इसका सी ऑप्शन। तो देखिए उत्तल लेंस में 2f1 पर वस्तु का प्रतिबिंब 2f2 पर बनता है। ठीक है, जिसका आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। ठीक है, उत्तल लेंस की जो आवर्धन क्षमता होता है ये क्या होता है, तो v/u होता है। ठीक है, क्या होता है v/u, यानी -h1 बाई क्या होगा h1 कट के -1। फिर है उत्तल लेंस अभिसारी तथा वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंबों का निर्माण करता है। नेक्स्ट है कि मेंडल से पहले कई वैज्ञानिकों ने मटर और अन्य जीवों में लक्षणों की वंशागति का अध्ययन शुरू किया था। ठीक है, लेकिन मेंडल वंशागति के नियम देने में सफल रहे। मेंडल की सफलता से संबंधित कुछ तर्क नीचे दिए गए हैं, जिनमें से एक के अलावा अन्य सभी सत्य गलत तर्क का चयन करें। तो 34 का देखिए ए ऑप्शन। उन्होंने छोटे मटर के नमूनों के आधार पर काम किया। तो मेंडल से पहले कई वैज्ञानिकों ने मटर और अन्य जीवों में लक्षणों की वंशागति का अध्ययन शुरू किया था, लेकिन मेंडल जो वंशागति के नियम देने में जो सफल रहे थे। मेंडल की सफलता से संबंधित तर्क में गलत है कि उनके छोटे आकार के नमूनों के आधार पर काम किया। ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक जॉन मेंडल ने सर्वप्रथम एकाकी अनुवांशिक गुणों का तुलनात्मक अध्ययन किया है। मेंडल 3 मुख्य सिद्धांत दिए हैं कि एकल लक्षण तथा प्रभाविता का नियम, पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम, स्वतंत्र जो है अपव्यूह का नियम। मेंडल ने मटर के पौधे के 7 जोड़ी प्रबल तथा प्रबल गुणों के बीच संस्करण कराकर जो है अपने प्रयोगों द्वारा आनुवंशिकी के नियम दिए हैं। मेंडल द्वारा देखिए चुने गए
मेंडल द्वारा चुने गए मटर के पौधे। यहाँ पे देखिए लक्षण गुण और अप्रबल गुण। जैसे पुष्प की स्थिति, तो इसमें प्रबल गुण अक्षवर्ती है और अप्रबल गुण क्या है, तो अगस्त। ठीक है, अगस्त। फिर है पुष्प का रंग, तो प्रबल गुण है बैगनी और अप्रबल गुण है सफ़ेद। ठीक है, फली का रंग, तो इसमें प्रबल गुण हरा और अप्रबल गुण पीला है। ठीक है, बीजों की आकृति, इसमें प्रबल गुण गोल है और अप्रबल गुण है झुर्रीदार। फिर है तने की लंबाई, प्रबल गुण है लंबा और अप्रबल गुण छोटा। फली की आकृति, इसमें प्रबल गुण क्या है, तो फूली फूली है। ठीक है, फूली हुई। और इसमें अप्रबल है बीजों के मध्य में दबा हुआ। ठीक है, लक्षण यदि देखें तो जैसे बीज पत्रों का रंग, तो प्रबल गुण है पीला और अप्रबल गुण है हरा। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट है कि स्लाइडेन और स्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत जो है किन जीवों पर लागू नहीं होता। 35 का सी, विषाणुओं पर। तो स्लाइडेन और स्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत विषाणुओं पर लागू नहीं होता। 1893 ईस्वी में जर्मन वनस्पति विज्ञानी M.J. स्लाइडेन तथा जंतु विज्ञानी थियोडोर स्वान ने संयुक्त रूप कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कोशिका सिद्धांत के अनुसार सभी सजीवों का शरीर जो है कोशिकाओं से निर्मित होता है। कोशिका जीवन की संरचनात्मक, क्रियात्मक तथा वंशागत इकाई है। 1855 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक रुडोल्फ विचो ने कोशिकाओं की उत्पत्ति के विषय में जो है मत प्रस्तुत किए। इस मत के अनुसार सभी कोशिकाएं जो है पूर्व निर्मित जो है कोशिकाओं से ही निर्मित होते हैं। कोशिकाओं सिद्धांत की अपवाद है विषाणु, ठीक है, वायराइड, ठीक है, प्रियन और लाल रुधिर कनिकाएं। नेक्स्ट, एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के जो है माध्यम से अपवर्तित होने वाली प्रकृति किरण के लिए विचलन कोण जो है किसके बीच का कोण है। तो देखिए बी ऑप्शन, यानी अपवर्तित किरण और निर्गित किरण। तो एक त्रिभुजाकार प्रिज्म के माध्यम से अपवर्तित होने वाली प्रकाश किरण के लिए विचलन कोण, ठीक है, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का कोण है। ठीक है, AT। तो आपतित किरण तथा SV प्रिज्म से अपवर्तन के बाद निर्गत किरण है। दोनों के बीच के कोण को विचलन कोण कहते हैं। आपतन कोण के विशेष मान के रूप में विचलन कोण का मान न्यूनतम होता है, इसे न्यूनतम विचलन कहते हैं। ठीक है, प्रिज्म के न्यूनतम विचलन की स्थिति आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर होता है। प्रिज्म के अंदर अपवर्तित किरण प्रिज्म के आधार के समांतर होती हैं। प्रिज्म के दोनों जो है अपवर्तक पृष्ठों पर विचलन कोण बराबर होते हैं। नेक्स्ट, फिर है कि मनुष्यों के परिसंचरण तंत्र की जो है कुछ विशेषताओं का उल्लेख जो है नीचे दिया गया है। गलत जो है विकल्प को चूज करना है, सी ऑप्शन, यानी उच्च रक्तचाप शिराओं के संकुचन के कारण होता है। तो मनुष्यों के परिसंचरण तंत्र के संबंध में गलत कथन है कि उच्च रक्तचाप शिराओं के संकुचन के कारण होता है। उच्च रक्तदाब को अति तनाव कहते हैं। इसका कारण जो है धमनिकाओं का सिकुड़ना है। उच्च रक्त प्रवाह में प्रतिरोध बढ़ जाता है तथा धमनी जो फट सकती है तथा आंतरिक रक्तस्रावन हो सकता है। रुधिर बंद जो है नलिकाओं में बहता है जब इसे हृदय द्वारा पंप किया जाता है। दो नलिकाओं की दीवार पर दाब डालता है, अर्थात धमनियों की दीवारों को दबाता है। ठीक है, इसी को रुधिर दाब कहते हैं। रुधिर दाब जो है 120/80 mm/Hg होता है। ठीक है, ऊपरी सीमा को जो साइटोलिक जो प्रेशर कहते हैं, निचली सीमा को डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, कहता है एक उत्तल लेंस से 1.5 मीटर की दूरी पर जो है रखी है। ठीक है, और कहता है कि वस्तु के लिए -3 का आवर्धन उत्पन्न होता है। प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको m दे दिया गया है कितना, तो m दे दिया गया है -3। ठीक है, वस्तु दूरी m दे दिया गया है -3। ठीक है, वस्तु दूरी जो है आपको ये दे दिया गया -1.5। ठीक है, उत्तल लेंस इतना मीटर की दूरी पर, तो u भी कितना है -1.5। उत्तल लेंस में वस्तु दूरी ऋणात्मक होता है। उत्तल लेंस में क्या होता है, वस्तु दूरी, लेंस है, उत्तल लेंस है, तो इसीलिए वस्तु दूरी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो लेंस की क्षमता यानी आवर्धन m बराबर क्या होता है, m बराबर होता है v/u। ठीक है, तो लेंस की आवर्धन क्षमता m बराबर v/u, यानी -3 बराबर v। ठीक है, बट्टा में u कितना है, तो -1.5, ये इधर जाके गुना होगा तो कितना होगा 4.5। तो देखिए यहाँ पे जो निकल जाएगा
ये 4.5 निकल जाएगा, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित MPATGM प्रणाली किससे संबंधित है? तो बी ऑप्शन, यानी एंटी टैंक मिसाइल। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित MPATGM प्रणाली एंटी टैंक मिसाइल है। हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और भारतीय सेना ने संयुक्त रूप से स्वदेशी रूप से विकसित जो है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। अप्रैल 2024 में DRDO ने घातक ITCM जो है क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। हाल ही में DRDO ने हिमालयी क्षेत्रों में अभियान के लिए मानव रहित यान को विकसित किया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में जो है किस राज्य में लोंगटे महोत्सव की जो है नई सीस जनजाति द्वारा मनाया गया है? 40 का ए, अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश राज्य ने लोंगटे महोत्सव को नई सीस वो जनजाति द्वारा मनाया गया है। यह जनजाति त्यौहार से अद्वितीय है, ठीक है, त्योहारों में अद्वितीय है क्योंकि यह पशु बलि पर रोक लगाता है। कोणार्क नृत्य महोत्सव यह उड़ीसा में मनाया जाता है। जनवरी 2024 में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव हरियाणा के फरीदाबाद में मनाया गया, ठीक है। नेक्स्ट 41 देखिए, कहता है विश्व के पहले पोर्टेबल आपदा अस्पताल का नामकरण किस देश में किया गया है? तो सी ऑप्शन, भारत। तो देखिए, यहाँ की भारत में विश्व के पहले पोर्टेबल आपदा अस्पताल अनावरण जो है किया गया है। तो 41 का जो राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट उसके बाद देखिए, हाल ही में जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद द्वारा संयुक्त रूप से विकसित दुनिया का पहला पोर्टेबल आपदा अस्पताल को शुरू किया गया, ठीक है। प्रोजेक्ट भीष्म जो है सहयोग, हित और मैत्री के लिए भारत जो है स्वास्थ्य पहल के तहत स्वदेश रूप से डिजाइन किया गया है। यह सिस्टम को प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में इलाज के लिए तैयार किया गया है। विश्व नेक्स्ट देखिए, फिर कहता है कि विश्व जो है डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग यानी WDCR 2023 में भारत का स्थान तो 42 का ए, 49वां। तो देखिए, विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग WDCR 2023 में भारत का स्थान 49वां है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत 7वें स्थान पर है, ठीक है। फिर है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक को जो है जर्मन वॉच, ठीक है, न्यूक्लियामेट इंस्टीट्यूट ऑफ क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 में भारत 8वें स्थान पर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो ये याद रखना है, विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 में भारत 8। फिर है कि दिसंबर 2023 में किस क्रिकेटर को जम्मू कश्मीर के लिए वायु मतदाता जागरूकता जो है राजदूत नियुक्त किया है? सी ऑप्शन, सुरेश रैना। तो दिसंबर 2023 में क्रिकेटर सुरेश रैना को जम्मू कश्मीर के लिए युवा मतदाता जागरूकता राजदूत नियुक्त किया है। अगस्त 2023 में चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता जो है राजदूत के रूप में सचिन तेंदुलकर को नियुक्त किया था 2023। फिर शुभमन गिल को फरवरी 2024 में पंजाब सरकार ने लोकसभा चुनाव 2024 के स्टेट आइकन के रूप में चुना है। फिर है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मोहम्मद शमी को स्टेट आइकन नियुक्त किया गया है। पैरा तीरंदाजी खिलाड़ी शीतल देवी को दिव्यांग श्रेणी में लोकसभा चुनाव के लिए जो है राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत की अब तक की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना जो सुबनसिरी बांध परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये किया गया अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए, हाल ही में भारत की अब तक की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना सुबनसिरी जो है बांध परियोजना का शुभारंभ अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। गोल्ड रिवर के नाम से मशहूर सुबनसिरी ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो तिब्बत हिमालय से निकलकर अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है। भारत का पहला जल विद्युत परियोजना को दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल के जो सिद्रापोंग में 1897 में स्थापित किया था। नेक्स्ट है कि हाल ही में खबरों में रही आर वैशाली किस खेल से संबंधित है? तो आर वैशाली
तो देखिए यहाँ पे 45 का ए ऑप्शन शतरंज। तो देखिए हाल ही में खबरों में रही आर वैशाली शतरंज खेल से संबंधित है। दिसंबर 2023 में भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर का खिताब आर वैशाली ने जीती है। 2023 में 84वीं ग्रैंड मास्टर। भारत की पहली जो महिला ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी बनी है। भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी हरिका जो है द्रोणावली के बाद आर जो वैशाली भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर खिताब विजेता बनी है। फिर दिसंबर 2023 में तमिलनाडु को पीछे कर कौन सा राज्य भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जीडीपी हिस्सेदारी में जो है वाला राज्य बन गया है। 46 का सी ऑप्शन उत्तर प्रदेश। तो देखिए दिसंबर 2023 में तमिलनाडु को पीछे छोड़कर उत्तर प्रदेश राज्य भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जीडीपी हिस्सेदारी में वाला राज्य बन गया है। भारत में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में श्रीमती सरोजनी नायडू ने जो है किसके द्वारा नामित सदस्य के रूप में हिस्सा लिया है। 47 का बी भारत सरकार। तो देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो श्रीमती सरोजनी नायडू ने भारत सरकार द्वारा नामित सदस्य के रूप में हिस्सा लिए थे। ठीक है। फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 ईस्वी से 1 दिसंबर 1931 ईस्वी तक सेंट जेम्स पैलेस लंदन में चला। ठीक है। भारत सरकार की सदस्य सरोजनी नायडू भी इसमें भाग लेने गई। इनके साथ एनी बेसेंट भी थी। इन्होंने भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया। मदन मोहन मालवीय राष्ट्रवादी दल के प्रतिनिधि के रूप में चुने गए। फिर है प्रतिनिधि के रूप में गए थे। फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि थे। फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण जो असफल रहा। गांधी जी एस राजपूताना जहाज से लंदन पहुंचे थे। ठीक है। फिर है कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी जी ने 3 जनवरी 1932 में पुनः संविदा अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। नेक्स्ट 48 निम्नलिखित में से किसे लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तो 48 का क्या होगा सी ऑप्शन यानी बी आर अम्बेडकर। तो देखिए बी आर अम्बेडकर लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। 12 नवंबर 1930 से लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन प्रारंभ हुआ जिसमें 89 यानी 89 भारतीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया, किंतु कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। यह प्रथम गोलमेज सम्मेलन 19 जनवरी 1931 ईस्वी में चला था। फिर है कि इस सम्मेलन में ईसाइयों का प्रतिनिधित्व जो है केटी पाल ने किया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। 7 सितंबर 1931 ईस्वी से 1 दिसंबर 1931 तक आयोजित द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिए। गांधी जी जो है एस राजपूताना नामक जो जलपोत से लंदन पहुंचे थे तथा वे जो है लंदन के किंग्सले हॉल में ठहरे थे। फिर हिंदुओं में दलितों को बांटने के जश्न पर मतभेद उत्पन्न होने के कारण गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बीच में छोड़कर स्वदेश वापस आए थे। स्वदेश पहुंचने पर गांधी जी ने कहा कि यह सच है कि मैं खाली हाथ जो है लौटा हूँ, किंतु मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था उसे नीचे नहीं होने दिया और उसके सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। ठीक है। उसके बाद देखिए तीसरी गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला था। ठीक है। और कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया था। नेक्स्ट फिर है कि लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो देखिए 49 का बी यानी बेगम हजरत महल। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने की थी। बेगम हजरत महल का नाम वास्तविक जो है मुहम्मदी खातून थी। बेगम हजरत महल का मकबरा जामा मस्जिद ठीक है घंटा घर के पास काठमांडू के मध्य भाग में स्थित है। अब देखिए 1800 क्रांति के केंद्र और नेतृत्वकर्ता जैसे 1857 दिल्ली में नेतृत्वकर्ता थे बहादुर शाह जफर बख्त खां। ठीक है। कानपुर में नाना साहब ठीक है इसका नाम धोंडू पंथ ठीक है तात्या टोपे ठीक है सैन्य नेतृत्व कर रहे थे। फिर झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद में लियाकत अली, जगदीशपुर में कुंवर सिंह, बरेली में खान बहादुर खां ठीक है फैजाबाद में मौलवी अहमद उल्लाह
ठीक है फतेहपुर में, ठीक है अजीमुल्ला, फतेहपुर में अजीमुल्ला, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, ठीक है, और फतेहपुर में अजीमुल्ला। फिर है तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। नेक्स्ट फिर है 50 है कि दिल्ली दरबार 1911 के दौरान दिल्ली की आधारशिला जो है किसमें रखी थी? 50 का सी जॉर्ज पंचम। तो देखिए दिल्ली दरबार 1911 के दौरान दिल्ली के आधारशिला जॉर्ज पंचम ने रखी थी। वायसराय हार्डिंग टू के कार्यकाल में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत 1911 में जो है आया था। ठीक है 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन हुआ। ठीक है वायसराय हार्डिंग टू के समय भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। ठीक है तो वायसराय हार्डिंग टू के समय भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। वायसराय हार्डिंग द्वितीय ने 1911 में जॉर्ज पंचम एवं महारानी मेरी को जो है भारत आमंत्रित कर दिल्ली दरबार का आयोजन किया। 1912 में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया। 1912 फिर केंद्रीय सचिवालय नई दिल्ली का डिजाइन जो है हर्बर्ट बेकर ने किया था। केंद्रीय सचिवालय नई दिल्ली, ठीक है केंद्रीय सचिवालय नई दिल्ली में स्थित है का डिजाइन हर्बर्ट बेकर ने किया था। नेक्स्ट फिर है कि मुस्लिम लीग ने 1943 के कराची अधिवेशन में कौन सा नारा दिया था? 51 का सी बांटो, ठीक है बांटो और छोड़ो। तो मुस्लिम लीग ने 1943 के कराची अधिवेशन में बांटो और छोड़ो का नारा दिया था। मुस्लिम लीग ने 1940 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में 2 राष्ट्रों का प्रस्ताव पारित किया। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खां एवं जो है सलीम उल्लाह खां जो ढाका के द्वारा जो है किया गया था। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में तथा वर्ष 1908 में अमृतसर में हुआ। अमृतसर मुस्लिम लीग की अधिवेशन में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की गई जो उन्हें 1909 में मार्लो मिंटो सुधार के द्वारा जो प्रदान किया गया। 1908 में लंदन में इसकी एक शाखा सैयद जो है अमीर अली ने स्थापित की। मुस्लिम लीग ने जो है 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कलकत्ता में मनाया था। ठीक है उस समय बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार थी। बंगाल के मुख्यमंत्री एस सुहरावर्दी था। ठीक है खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों का जो है मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ, टर्की के खिलाफ ठीक है खलीफा के समर्थन में आंदोलन था। 17 अक्टूबर 1919 को संपूर्ण देश में खिलाफत दिवस मनाया गया। नेक्स्ट खिलाफत देखिए 17 अक्टूबर 1919 को संपूर्ण देश में खिलाफत आंदोलन मनाया गया। और सहयोग आंदोलन के दौरान चोरी चौरा जो है कि घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई? तो ए ऑप्शन गोरखपुर। तो देखिए और सहयोग आंदोलन के दौरान चोरी चौरा की घटना जो उत्तर प्रदेश की गोरखपुर जिले में हुई थी। चोरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था। चोरी चौरा कांड से क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। ठीक है 12 फरवरी 1922 को बारडोली में हुई कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को जो स्थगित करने का निर्णय लिया। चोरी चौरा घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी जो हिमालय जैसी भूल जो है बताई। फिर दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध जो है निंदा प्रस्ताव डॉक्टर जो है बालकृष्णन जो है शिवराम मुंजे ने प्रस्तुत किए। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने पर रविन्द्रनाथ टैगोर महात्मा गांधी को लिखी कि यह निष्ठुर बर्बादी है। और सहयोग आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण पटना कॉलेज छोड़ दिए जबकि उनकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचा था। नेक्स्ट फिर कहता है उस डच का नाम बताए जिसने भारत में आधुनिक शिक्षा के संवर्धन में राजा राममोहन राय की मदद की। सी ऑप्शन तो डेविड हेयर। तो डच निवासी डेविड हेयर ने भारत में आधुनिक शिक्षा के संवर्धन में राजा राममोहन राय को मदद की। राजा राममोहन राय ने जो डच घड़ी साज जो है डेविड हेयर के सहयोग से 1817 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। राजा राममोहन राय ने 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। 1828 में राजा राममोहन राय ने ब्रह्मा समाज की स्थापना की। फिर है राजा राममोहन राय की मृत्यु जो है ब्रिस्टल में 1933 ईस्वी में हो गया।
राजा राम मोहन राय की मृत्यु 1933 में, ठीक है, ब्रिस्टल। फिर है राजा की उपाधि राम मोहन राय को अकबर टू ने दिया था। नेक्स्ट, किताब उल हिंद जो है किस यात्री एवं विद्वान की कृति है? 54 का सी, अल बरूनी। तो देखिए किताब उल हिंद यात्री एवं जो विद्वान अल बरूनी की कृति है। अबू रेहान अल बरूनी 217 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आए। अल बरूनी लगभग 10 वर्षों तक पंजाब में रहकर भारतीय धर्म, दर्शन, पुराण आदि का अध्ययन किया। अल बरूनी जो भारतीयों के संकीर्ण में मानसिकता के बारे में भी लिखी है। अल बरूनी ने बताया है कि भारत में जाति प्रथा का एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि प्रत्येक जाति अपने से नीचे एक जाति को खोज लेते हैं। अल बरूनी का कहना है कि भारत में जाति प्रथा को स्वीकार किया गया। किताब हिंद, देखिए किताबुल ए हिंद पुस्तक को 11वीं शताब्दी का भारत का दर्पण कहा जाता है। बारबूसा, ठीक है, बारबूसा ने विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथा का उल्लेख किया है। बारबूसा विजयनगर साम्राज्य की यात्रा कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया है। इब्न बतूता मोरक्को निवासी हैं जिन्होंने रेहला नामक जो पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस वन को मानसून वन के नाम से जाना जाता है? 55 का सी, यानी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को मानसून वन के नाम से जाना जाता है। यह वन मुख्यतः भारत जो है उत्तरी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, बर्मा, वियतनाम, कंबोडिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिणी चीन, दक्षिणी ब्राज़ील एवं मध्य दक्षिणी पूर्वी अमेरिका के जो है बड़े हिस्से में पाया गया। कहता इन वनों में आर्द्र एवं शुष्क 2 स्पष्ट ऋतुएं होती हैं। इन वनों में मुख्यतः जो है साल, सागौन, ठीक है, नीम एवं शीशम जैसे पौधे की बहुलता होती है। एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा जो है सांप उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाया जाता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 55 कहता है कि इन वनों में आर्द्र एवं शुष्क 2 जो है स्पष्ट ऋतुएं हैं। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को जो मानसून वन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद है कि इन वनों में आर्द्र एवं शुष्क 2 स्पष्ट ऋतुएं होती हैं। इन वनों में मुख्यतः साल, ठीक है, सागौन, नीम एवं शीशम जैसे पौधे की बहुलता होती है। एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में लगभग 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ठीक है, और टेंगा वन के वृक्ष की प्रजातियां नुकीली होती हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट है अरुण, वरुण और तमूर नदियाँ खाली स्थान नदी प्रणाली का हिस्सा है। तो 56 का क्या होगा? सी ऑप्शन, यानी कोसी। तो देखिए अरुण, वरुण और तमूर नदियाँ कोसी नदी प्रणाली का हिस्सा है। कोसी नदी का उद्गम जो गोसाई धाम, ठीक है, चोटी के उत्तर में स्थित है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी नदी को महाभारत में कोशिका, ठीक है, कौशिका नदी के नाम से जिक्र किया गया है। ठीक है, कोशी परियोजना के लिए भारत नेपाल के बीच औपचारिक रूप से समझौता 1954 में किया गया था। बांध 1958-1962 के बीच कोसी नदी पर बनाया गया था। गोदावरी की सहायक नदी सबरी, मंजीरा, ठीक है, पूर्णा, प्रवदा, वर्षा आदि हैं। कृष्णा की सहायक नदी मूसी, तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा आदि हैं। नेक्स्ट, फिर है कि स्वेज नहर जो है नामक जो है कृत्रिम जल मार्ग जो है किन नगरों सागरों को जोड़ता है? 57 का ए, भूमध्य सागर, लाल सागर। तो देखिए स्वेज नहर नामक कृत्रिम जल मार्ग भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल नासिर के द्वारा 1956 में किया गया। इस नहर का निर्माण कार्य 1859 से 1869 के बीच हुआ। इस नहर को जो आधिकारिक रूप से नवंबर 1869 को खोला गया। ठीक है, कहता है ईरी नहर ईरी झील और मिशिगन झील को जोड़ता है। कील नहर जो है उत्तर सागर और बाल्टिक सागर के बीच स्थित है। पनामा नगर कैरेबियन सागर वो प्रशांत महासागर के मध्य स्थित है। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय हरित जो है अधिकरण अधिनियम कब जो है पारित किया गया है? 58 का ए, 2010। तो देखिए भारत में राष्ट्रीय हरित अधिकरण जो है
अधिनियम 2010 में पारित किया गया है। राष्ट्रीय हरित जो अधिकरण एनजीटी की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत की गई। एनजीटी की स्थापना के साथ जो है भारत एक विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया। इससे पहले केवल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ही ऐसे किसी अधिकरण की स्थापना की गई थी। एनजीटी का मुख्यालय दिल्ली में है, जबकि अन्य 4 क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल, पुणे, कोलकाता एवं चेन्नई में स्थित है। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट 59। नेक्स्ट है कि खाली स्थान जो है भारत की प्रथम मेट्रो रेलवे थी, जिसका उद्घाटन भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा किया गया। तो देखिए, कोलकाता मेट्रो भारत की प्रथम मेट्रो रेलवे थी, जिसका उद्घाटन भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था, सी ऑप्शन। फिर देखिए, 1972 में मेट्रो योजना बनाया गया, जो 1975 से जो है अमल में आई। ठीक है, तो कहता है कि 1972 में मेट्रो योजना बनाया गया, जो 1975 में अमल में आई। फिर है कि दमदम से जो है टौलीगंज तक इस भूमिगत रेल मार्ग की कुल लंबाई 16.45 किलोमीटर है। कोलकाता मेट्रो की शुरुआत 24 अक्टूबर 1984 को हुई है। केरल राज्य में जो है शुरू की गई कोच्चि, ठीक है, कोथड द्वीप जल मेट्रो परियोजना देश की प्रथम मेट्रो परियोजना है। ई श्रीधरन को भारत का मेट्रो मैन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट कहता है कि भ्रंश समतल के साथ चट्टानों के खिसकने के कारण उत्पन्न होने वाले भूकंप को क्या कहते हैं? 60 का सी, विवर्तनक भूकंप। तो देखिए, भ्रंश समतल के साथ चट्टानों के खिसकने के कारण उत्पन्न होने वाले भूकंप को विवर्तनक भूकंप कहा जाता है। भूकंप का मापन जो है भूकंप लेखी यंत्र से किया जाता है, जिसे सिस्मोग्राफ कहा जाता है। प्लेट विवर्तनक सिद्धांत हेरी हेस ने दिए थे। प्लेट विवर्तनक शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग जो टोरंटो विश्वविद्यालय के टूजो विल्सन ने 1965 में किया था। प्लेट विवर्तनक सिद्धांत की वैज्ञानिक व्याख्या का श्रेय WJ मॉर्गन को दिया। भूकंप में 3 तरह के कंपन होते हैं। एक तो प्राथमिक यानी पी तरंग, द्वितीय होता है एस तरंग, तृतीय होता है एल तरंग। पी तरंग, यह तरंग पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से होकर गुजरती हैं। पी तरंग। द्वितीय तरंग एस तरंग, यह तरंग ठोस माध्यम से होकर गुजरती हैं। और सतही तरंग है एल तरंग, यह ठोस, तरल तथा गैस तीनों माध्यम से गुजरती है। फिर है कि कौन सा जल डमरू मध्य आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती हैं? सी ऑप्शन, बेरिंग जल डमरू मध्य। बेरिंग जल डमरू मध्य आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। बेरिंग जल डमरू मध्य अलास्का एवं रूस के बीच स्थित है। पाक जल डमरू मध्य पाक की खाड़ी तथा बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है। पाक जल डमरू मध्य श्रीलंका और भारत के बीच स्थित है। डोबर जल डमरू मध्य उत्तरी सागर एवं अटलांटिक महासागर से जो संबंध है। जिब्राल्टर जल डमरू मध्य भूमध्य सागर एवं अटलांटिक सागर से संबंधित है। नेक्स्ट है कि मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांश पाई जाती है? तो 62 का भी, नवीन जलोढ़। तो दरभंगा, मुजफ्फरपुर एवं चंपारण जिलों में नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती आदि नदियाँ प्रत्येक वर्ष बाढ़ के पानी से लाए गए गाद के विक्षेपण से नवीन जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। ये मिट्टी धान, गेहूँ, परसन, गन्ना जैसे फसलों के उत्पादन में सहायक होती हैं। ठीक है, मिट्टी का अध्ययन जो पेडोलॉजी में किया जाता है। कहता है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी 2 भुजाएं इतना इतना तथा परिमाप इतना है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ से आप जो है तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो थर्ड भुजा कैसे निकलेगा? 42 में से घटा दीजिए 18 और 10 को जोड़ के, तो कितना होगा? 28। तो देखिए 12 में से 8 गया 4, ठीक है, 3 में से 2 गया 1, यानी कितना निकल गया? तो थर्ड जो साइड है ये निकल गया 14 सेंटीमीटर। ठीक, अब यहाँ से आप क्या कीजिए, अर्ध परिमाप निकाल लीजिए। अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप निकालिएगा तो कितना निकल गया? 10, 14 और 18। ठीक है, 2 पंचे 2, 5 7 9। अब देखिए यहाँ से आप अर्ध परिमाप निकालेंगे तो 42 का आधा कितना होगा? 21। ठीक है, कितना होगा? 21। अब यहाँ से क्षेत्रफल निकाल लीजिए, तो रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस आप 18 कर लीजिए। 21 में से 18
कितना होगा 3 प्लस 21 में से 10 11 प्लस फिर 14 आया था, ठीक है। दूसरा साइड कितना आया था 14, फिर घटा लीजिए तो कितना होगा 3 11 और यहाँ पे 7 हो जाएगा, ठीक है। 21 में से आप घटाएंगे 14, ठीक है। तो ये हो गया, यानी ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा आपको 21 21 इंटू, ठीक है, 11 और 7, 11 7 18 3 21, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सॉरी यहाँ पे क्या हो गया, तो 21 इंटू 21, सॉरी यहाँ पे जोड़ दिए हैं, यहाँ पे ऐसे होगा, ठीक है। तो 21 इंटू 11 इंटू 7 हो जाएगा, ठीक। तो कितना हो गया 3 इंटू 3 इंटू 21, ठीक है। देखिए 11 7 21, तो ये हो जाएगा 7 कितना हो जाएगा, तो 21 7 21 इंटू 11 रूट अंडर 21 इंटू 21 इंटू 11, ठीक है। तो यहाँ से 21 निकल जाएगा, यानी 21 रूट 11 क्या होगा राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ से 21 ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए यहाँ पे एन ए दे दिया गया है, एन बी दे दिया गया है, निकालना है आपको एन, यहाँ पे ए इंटू बी। तो यहाँ पे इसके लिए जो है फॉर्मूला होता है, देखिए नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी, ठीक है, बराबर बराबर क्या होता है, इसके लिए फॉर्मूला होता है 2 टू द पावर 2 टू द पावर 2 टू द पावर n इंटू ए इंटू बी, ठीक है। 2 टू द पावर n इंटू ए इंटू बी, ठीक है। तो 2 यहाँ पे हो जाएगा आपको सूत्र से, द नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी बराबर होगा 2 के पावर n इंटू ए इंटू बी, ठीक है। 2 के पावर n इंटू ए इंटू बी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अब देखिए इसको इस तरह लिखेंगे आपको 2 के पावर n, ठीक है, 2 के पावर n a, ठीक है, 2 के पावर n a, 2 के पावर जो है n a इंटू एन बी, ठीक है, एन ए इंटू एन बी, यानी ये हो जाएगा 2 टू द पावर 2 के पावर में जो है यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू में 4, ठीक है। एन ए कितना है 2 और एन बी कितना है, तो एन बी है 4, तो 2 गुने 4 यानी 2 के पावर कितना 8, तो 2 के पावर 8 हो जाएगा राइट आंसर, यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट फिर कहा था कि 400 और 430 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 400 और 430 के बीच अभाज्य संख्या हो जाएगा 401, ठीक है, 401, उसके बाद 409, ठीक है, 401 409 419 419 421 421, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर कितना होगा 4। नेक्स्ट कहा था कि समीकरण इतना बराबर इतना के मूलों की प्रकृति, तो 66 में देखिए, तो मूलों की प्रकृति इसको सॉल्व कीजिए तो ये होगा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 8 बराबर ये हो जाएगा आपको 2, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 18, ठीक है, क्या होगा 2x स्क्वायर माइनस 18, यानी ये हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस 3x और माइनस का 10 बराबर 0, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। तो यहाँ से विवेचक निकाल लीजिए, डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4ac, तो कितना होगा 40 माइनस माइनस प्लस यानी 49, कितना होगा 49 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको 49, यानी डी क्या है, तो यहाँ पे डी ग्रेटर देन 0 है, डी ग्रेटर देन 0 है तो मूल वास्तविक और असमान होंगे, तो मूल वास्तविक और असमान होंगे, ठीक है, मूल वास्तविक और असमान, सी ऑप्शन 66 का। नेक्स्ट है कि संख्या इतना और इतना का लघुत्तम समावर्त ज्ञात कीजिए, तो देखिए 2.5 को क्या लिख सकते हैं, तो 25/10, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं 175 में कितना 0 1 2 3, 175 बट्टा कितना 1000, ठीक है। इसको काट लीजिए, ये 5 से 5 है 25, 5 दूनी 10, इसको काट लीजिए तो 5 तिया ये कट के कितना होगा 7/40, 7/40, ठीक है। अब आपको निकालना है लघुत्तम, तो देखिए पहले इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 5 और 7 का एलसीएम, लघुत्तम लेना है तो कितना होगा 35,
ठीक है, क्या हो जाएगा 35। तो इसके बाद देखिए, तो ऊपर का लौ 100 और नीचे 2 और 40 का 900, तो 5 और 7 का लौ 135 और 2 और 40 का एच सी एफ कितना हो जाएगा, तो एच सी एफ हो जाएगा 2 35/2 यानी 17.5, 17.5 ये ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, 7 रुपया में 10 पेन बेचने पर विक्रेता को 40% का लाभ होता है पेन का क्रय मूल्य। ठीक है, तो 68 में देखिए, तो यहाँ से आप क्या कीजिए, एक पेन का क्रय मूल्य क्या होगा, 7 पेन का 7 रुपया में 7 रुपया में 10 पेन बेचने पर, 7 रुपया में 10 पेन बेचने पर, ठीक है, 10 पेन बेचने पर, तो यहाँ पे एक पेन का जो है क्रय मूल्य हो जाएगा कितना, 7/10 क्या हो जाएगा, तो 7/10। ठीक, अब क्या कीजिए, यहाँ कह रहा है कि 40% का लाभ प्राप्त करने के लिए क्रय मूल्य कितना होगा, यानी इतना में बेचने पर, ठीक है, एक विक्रेता को इतना में बेचने पर। ठीक है, तो यहाँ से आप एक पेन का क्रय मूल्य निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा कितना, 100 में 40 का लाभ हो रहा है, 140, यहाँ से 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 7 दूनी 10, 2 पंचे 10, 5 दूनी 10, 1/2, 1/2 कहे तो 0.50, ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे जो है 900 व्यक्तियों का संचयी आवृत्ति दिया गया है, बटन दिया गया है। ठीक है, कहता प्रत्येक 30 वर्ष और उससे अधिक वाले हैं, बहुलक वर्ग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 69 में बहुलक निकालिएगा, तो बहुलक वर्ग सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग ले लीजिए, सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग, सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग आपको लेना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कीजिए, आपको यहाँ पे आयु दे दिया गया, कह रहा है कि प्रत्येक की 30 वर्ष, ठीक है, और उससे अधिक, 30 वर्ष या उससे अधिक, यानी ये हो जाएगा 30 वर्ष, तो 30 से 40, ठीक है, ये हो जाएगा 30 से 40, ये हो जाएगा आपको, कहता है कि 30 वर्ष और उससे अधिक, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से कितना 80, ठीक है, 60 तो 70। अब देखिए सर्वाधिक बारंबारता वाला कितना है, 900, ठीक है, कितना है, सॉरी, तो यहाँ पे जो है सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग, सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग यदि आप देखेंगे, तो ये तो आपको दे दिया गया है क्या, संचयी बारंबारता, यहाँ से बारंबारता निकालना पड़ेगा, तो कैसे निकलेगा, 120, ठीक है, यहाँ से घटा दीजिए 0, 5 में से 2 गया 3, यानी 130, 120, 130, फिर यहाँ से आप क्या कीजिए 130, फिर यहाँ से घटाना होगा, तो कितना हो जाएगा 130, और यहाँ पे घटाएंगे तो 0, 0, 6 में से 2 गया 4, 400, फिर 850 में से 600 घटाइए तो कितना होगा 200, फिर यहाँ पे कितना होगा 50, 900 में से 850 घटाएंगे। अब देखिए ये है बारंबारता फ्रीक्वेंसी, तो सर्वाधिक बारंबारता कितना है, सर्वाधिक है 400, 400 कहे तो 50 से 60, ठीक है, तो यहाँ पे बहुलक वर्ग क्या होगा 50 से 60, ठीक है, बहुलक वर्ग होगा 50 से 60, ठीक, और यहाँ पे आप निकालेंगे, अब देखिए बहुलक वर्ग आपको पता चल गया, तो यहाँ से बहुलक बराबर क्या होता है, एल प्लस, ठीक है, एल प्लस, एल प्लस, ठीक है, तो एल का मान कितना हो जाएगा, लोअर लिमिट कितना है 50, तो 50 प्लस एल प्लस, यहाँ पे होगा एफ एम माइनस F0 माइनस F1 या एफ एम माइनस F1, तो यहाँ पे एफ एम कितना होगा, तो एफ एम जो होगा यानी ये हो जाएगा कितना, तो 400, ये वाला, तो एफ एम होगा 400 माइनस F1, ठीक है, F1 कितना हो जाएगा, तो F1 हो जाएगा इससे ठीक पहले वाला कितना 130, तो F1 130 बट्टा, बट्टा में होगा 2FM, 2FM यानी कितना 2 गुने 400, 2FM माइनस, ठीक है, 2FM माइनस F1, F1 कितना, तो इससे ठीक पहले यानी 130 माइनस F1 माइनस F2, और F2 कितना होगा, तो इसके ठीक बाद वाला यानी 200, और यहाँ पे हो जाएगा आपको 200 इंटू में H, इंटू में H कितना है 10, 10 का अंतर है, तो यहाँ पे 10 गुना कर दीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 55.7, ठीक है, 55.7 आ जाएगा। ठीक, तो बहुलक बराबर होता है L प्लस एफ एम माइनस F1 बट्टा 2FM माइनस F1 माइनस F2 इंटू में H। नेक्स्ट
देखिए कहा था कि एक निश्चित संख्या में जो है लड्डू 10, 20 और 25 बच्चों के बीच बराबर वितरित किए जा सकते हैं, लेकिन अगर 27 बच्चे हैं और उन्हें जो है बराबर लड्डू वितरित किए जाने जाए तो 3 शेष बच जाते हैं लड्डुओं की न्यूनतम संख्या। तो देखिए, तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप जो है 10, 20 और 25 का लॉसो ले लीजिए। तो इसका लॉसो लीजिएगा तो कितना होगा, ये 100 होगा। लेकिन यहाँ पे संख्या क्या होगा, तो संख्या मान लीजिए 100 के मान लेते हैं, ठीक है, 100 के। अब देखिए, अब कह रहा है कि जो है 3 जो है आपको शेष बच जाता है, ठीक है, 3 शेष बच जाता है जो 27, और कह रहा है कि बराबर बराबर वितरित किए जा सकते हैं, लेकिन अगर 27 बच्चे हैं और इन्हें बराबर बराबर वितरित किए जाए तो 3 शेष बच जाते हैं, ठीक है। तो लड्डुओं की न्यूनतम संख्या तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा 100 के माइनस का 3, ठीक है, 100 के माइनस का 3 जो कितना 27 से विभाज्य हो, ठीक है, जो 27 से क्या लगेगा, भाग लग जाएगा, ठीक है। तो यदि देखें के का मान 1, 2, 3 लेके पुट कीजिए, तो के का मान यदि आप यहाँ पे 3 लीजिएगा तो कितना होगा, 300 माइनस 3, 300 माइनस का 3, ठीक है। तो 300 और में से 3 घटाएंगे तो कितना होगा, 297। अब देखिए 27 से भाग लगता है, 27 से 27 लग जाता है, ठीक है। तो 297 27 से विभाज्य है, ठीक है, 27 से विभाज्य है। तो अभिष्ट संख्या क्या होगा, तो अभिष्ट संख्या हो जाएगा 300, ठीक है, कितना हो जाएगा 300। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।